Assalamu alaikum. Beta, in this video lecture, I will deliver the carcinoma of the cervix. Uh, I started it in such a way that firstly, I told you that in the cervix की mucosa सबसे पहले डेवलप होता है प्री मेलिग्नेंट लेयन, ठीक है। और इस प्री मेलिग्नेंट लेयन दिस कैन बी एल सेल and it can be H cell. It then develop into invasive carcinoma, okay, which we will now discuss. Okay, invasive carcinoma, that is the cervical carcinoma. In the previous two videos I told you that this pre-malignant lesion, that how develops, and in second video I told you what is its classification and what is its morphology and everything, right? So now it's time to discuss the invasive carcinoma, right? Okay. Cervical invasive carcinoma, the average age of presentation is 45 ईयर। 45 साल ख़वातीन मोस्टली ये लेकर आती हैं और इसकी 3 हिस्टोलॉजिक टाइप हो सकती हैं इन्वेजिव कार्सिनोमा की। हम इसी पिक्चर को फॉलो कर रहे थे, तो ये इन्वेजिव कार्सिनोमा है। कार्सिनोमा इन सीटू में और इन्वेजिव कार्सिनोमा में फ़र्क जो है बेटा बिल्कुल वाजे होना चाहिए कि कार्सिनोमा इन सीटू जो है कहीं से भी इन्वेजिव नहीं है। इन्वेजिव कार्सिनोमा इज़ एक्चुअली इन्वेजिव, इट इज़ इन्वेडिंग इनटू योर सराउंडिंग टिश्यू, राइट? Okay, so this invasive carcinoma can have three different histologic types. Okay, 3 to 4. One is the squamous cell carcinoma, that is the most common and 80% common. That means it involves the squamous epithelium of the cervix, and few other are less common types. One is the adenocarcinoma, that is 15% common. By the way, it is second most common type एंड इट इन्वॉल्व्स अडीनोकार्सिनोमा है ना, तो मतलब ये सर्विक्स की स्क्वामस एपिथेलियम से नहीं, सर्विक्स की ग्लैंड्स से डेवलप होता होगा, ठीक है, सर्वाइकल ग्लैंड से। और जाहिर है फिर इसका प्रिकर्सर लेयन स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लेयन नहीं होगा, इसका जो बेटा जाहिर है प्रिकर्सर लेयन होगा वो एडिनोकार्सिनोमा इन सीटू होगा ना, ठीक है। स्क्वामस कार्सिनोमा इन सीटू तो नहीं होगा, ठीक है। और कुछ और रेयर टाइप्स जैसे कि एडिनो स्क्वामस और न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा, दे आर नॉट दैट कॉमन, जस्ट 5% कॉमन। बट रिमेंबर दैट द प्रोग्रेशन फ्रॉम इन सीटू लेवल to adenosquamous and neuroendocrine carcinoma is shorter than in case of squamous cell carcinoma. बेटा मुझे एक बात बताएं कि जो आपका इन्वेजिव कार्सिनोमा है ना, जो आपका इन्वेजिव कार्सिनोमा है, अब ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है अगर स्क्वामस एपिथेलियम को इन्वॉल्व किया है, ये एडिनो कार्सिनोमा भी हो सकता है अगर इसने ग्लैंड्स को इन्वॉल्व किया है, ये एडिनो स्क्वामस भी हो सकता है अगर यानी कि दोनों का कम्बिनेशन हो, एडिनो स्क्वामस यानी कि इसमें ग्लैंडुलर कंपोनेंट भी हो और स्क्वामस एपिथेलियम भी हो, या फिर ये न्यूरो एंडोक्राइन भी हो सकता है। किसी भी वेरिएंट का ये इन्वेजिव कार्सिनोमा है, ये डेवलप तो कार्सिनोमा इन सीटू से ही होता है ना। दिस इज कार्सिनोमा इन सीटू, दैट इज एक्चुअली द कंपोनेंट ऑफ हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेयन। डेवलप तो ये इन्वेजिव कार्सिनोमा इन सीटू से ही होता है, ठीक है। अब मैंने बात ये बतानी है कि इस कार्सिनोमा इन सीटू से स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी डेवलप हो सकता है, इस कार्सिनोमा इन सीटू से एडिनो कार्सिनोमा भी डेवलप हो सकता है, इससे एडिनो स्क्वामस भी डेवलप हो सकता है, इससे न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा भी डेवलप हो सकता है। लेकिन इस कार्सिनोमा इन सीटू से ये इन्वेजिव कार्सिनोमा अगर आपने बनाना है, खास करके एडिनो स्क्वामस और न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा, तो उसमें कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू व्हेन यू हैव टू डेवलप स्क्वामस सेल कार्सिनोमा फ्रॉम कार्सिनोमा इन सीटू। अगर कार्सिनोमा इन सीटू से आपने स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बनाना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर आपने कार्सिनोमा इन सीटू से बनाना है कौन सा इन्वेजिव कार्सिनोमा, एडिनो स्क्वामस कार्सिनोमा, और आपने बनाना है न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा, तो इस केस में टाइम कम लगेगा। तो बी केयरफुल, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम कार्सिनोमा इन सीटू then it will take very shorter time to develop the adenosquamous or neuroendocrine carcinoma. But if you are suffering from carcinoma in situ and if squamous cell carcinoma has to develop, then it will take very long time. I hope you are clear with this, right? Now beta, let's go a little ahead and let's have a look at the properties जो आपके बुक में लिखी हुई हैं। जो लो ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेयन होता है
और उसको अगर हम कंपेयर करें हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेजन से, वैसे तो इसके बारे में हमने बहुत डिस्कस किया है पिछली वीडियोस में। तो लो ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेजन हमने पीछे भी बोला था कि इसके रिग्रेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं 60% एज़ कम्पेयर टू हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेजन जिसमें रिग्रेस होने के चांसेस कम होते हैं, दैट इज़ 30%। लो ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेजन के परसिस्ट करने के चांसेस ज़ाहिर कम होते हैं। एक चीज़ रिग्रेस ज़्यादा हो रही है तो परसिस्ट तो कम करेगी, और ज़ाहिर है हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेजन जब रिग्रेस कम हो रहा है तो परसिस्ट ज़्यादा करेगा। लो ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेजन से हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेजन डेवलप होता है अप टू 10% केसेस, एंड फ्रॉम हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेजन डेवलप्स द कार्सिनोमा। तो ये तो यही बात हो गई ना बेटा। इसको अगर मैं दोबारा दिखाऊं आपको, तो लो ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेजन से बनता है हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेजन इन 10% केसेस, ओके, और दैट मेक्स अप द मेजॉरिटी, don't forget. And low high grade squamous intraepithelial lesion then develops into invasive carcinoma, okay, right. Now right after this beta, now let's go a little ahead and let's talk about the morphology of all the variants, all the histologic subtypes of the carcinoma of the cervix. If you talk about the gross pattern of the carcinoma of the cervix, it can be the fungating mass, that is the exophytic mass, or it can be infiltrative mass. If let's suppose this is your uterus and this comes down the cervix, so the carcinoma of the cervix can be fungating, that is exophytic growth outward, or it can be, you know, if this is the cervix continuing down, it can be infiltrative. That means it does not come out as a fungating mass. It can grow inside like this into the tissue inside, right? So yeah, grossly इसके दो पैटर्न हो सकते हैं, या तो फंगेटिंग मैस होता है, बाहर एक्सोफाइट करता है, या तो हो सकता है ये इन्फिल्ट्रेटिव हो, यानी कि अंदर की तरफ जो है घुसता जाए, अंदर की तरफ पेनिट्रेट करे. दिस इज़ द ग्रोस अपीयरेंस ऑफ योर carcinoma of cervix. When you talk about the microscopy of the carcinoma of cervix, obviously we have to discuss all the histologic subtypes. फर्स्टली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, देन एडिनोकार्सिनोमा. ऑब्वियसली इसके अंदर बेटा स्क्वामस एपिथेलियम होगी, इसके अंदर जो है ग्लैंड्स होंगे, और फिर तीसरे नंबर पे एडिनो स्क्वामस कार्सिनोमा, इसके अंदर दोनों कंपोनेंट होंगे, ग्लैंडुलर कंपोनेंट भी और ज़ाहिर है स्क्वामस एपिथेलियम भी होगी, ठीक है. और उसके बाद आता है न्यूरो एंडोक्राइन सर्वाइकल कार्सिनोमा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आता है बेटा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. Squamous cell carcinoma is composed of the nest and the tongue of the malignant squamous, epithelium, may be keratinizing or non-keratinizing. It actually invades the underlying cervical stroma. So let me now show you the the squamous cell carcinoma. This is the squamous cell carcinoma. Can you see? It is composed of nest. This is the surface epithelium. And you can see these are the tumor cells which are actually growing down just like the tongue. Isn't it looking more like a tongue? Isn't it looking more like a tongue or a nest? So as I have written here that it is composed of the nest and tongues of the malignant squamous epithelium. So these are the malignant squamous epithelial cells which are actually growing downward. और ये नीचे ग्रो बिल्कुल रैंडम पैटर्न में नहीं कर रहे. देख रहे हैं किस तरीके से ये नीचे ग्रो कर रहा है, एक नेस्ट की फॉर्म में या टंग की फॉर्म में, ठीक है. और ये केराटिनाइजिंग भी हो सकता है, यानी कि ये स्क्वामस पर्ल्स बना सकता है केराटिन के, या नहीं भी बना सकता. कैन यू सी इन दिस पिक्चर देयर आर सम पर्ल्स. कैन यू सी सम पर्ल्स? These are the squamous pearls. These are the squamous pearls. These are the squamous pearls. Yeah. So what happens is, actually beta, the squamous cell carcinoma, let me recap it, that the squamous epithelial cells which are malignant cells, they actually grow downward in the form of the nest or in the form of the tongue. And what happens is, क्योंकि ये squamous cells हैं तो ये keratin produce करते हैं, तो देयर मे बी केराटिनाइजेशन और मे नॉट बी केराटिनाइजेशन. अगर केराटिनाइजेशन होगी तो इस तरीके से आपको केराटिन पर्ल्स बने हुए मिलेंगे, इस तरीके से आपको ये केराटिन पर्ल्स बने हुए दिखेंगे, ठीक है. तो मुमकिन है कि आपको ये केराटिन पर्ल्स दिख जाएं और ना भी दिखें, ठीक है. एंड इट ऑब्वियसली इन्वेड्स द अंडरलाइंग सर्वाइकल स्ट्रोमा. आई होप यू आर क्लियर विद दिस बेटा. देन कम्स द एडिनोकार्सिनोमा, एंड एज आई मेंशन इट इज़ द प्रोलिफरेशन ऑफ not the squamous epithelium but the glandular epithelium, that is the glandular component, not the epithelial component, right. और अगर इसके malignant cells की बात करें
तो उनका जो है लार्ज हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा होता है और उनके अंदर जो क्रोमेटिक मटेरियल होता है वो ज़्यादा होता है। और जो अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो उसके अंदर म्यूसिन नहीं होता, जिसकी वजह से डार्क अपीयरेंस आती है ग्लैंड्स की कंपेयर टू नॉर्मल एंडोसर्वाइकल एपिथेलियम। जो नॉर्मल एंडोसर्वाइकल एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में म्यूसिन होता है, जिसकी वजह से वो लाइट अपीयरेंस होती है उनकी। लेकिन एडिनोकार्सिनोमा के अंदर क्या होता है, जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं एपिथेलियल, उनके अंदर बेटा जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर म्यूसिन जो है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से डार्क अपीयरेंस आती है। ठीक है, और मैं आपको ये इसकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर भी दिखाता हूँ क्विकली, ताकि आप ग्लैंडुलर पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें। या दीज आर द लार्ज ग्लैंड्स, कैन यू सी दिस इज़ द ग्लैंडुलर ग्रोथ, can you see this? Yeah, these all are the glands which are formed. This is the typical adenocarcinoma, right? This is the typical cervical adenocarcinoma, जिसके अंदर बेटा सेल्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो लार्ज होते हैं, हाइपरक्रोमेटिक होते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर म्यूसिन डिप्लीटेड होता है, जिसकी वजह से डार्क अपीयरेंस आती है। स्क्वामस कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा के बाद इन दोनों का कम्बिनेशन आता है, दैट इज़ एडिनोस्क्वामस कार्सिनोमा, that is adenosquamous carcinoma. Yeah, and adenosquamous carcinoma, I must mention, it will be having intermixed component, that is the glandular component plus squamous epithelium as well, right? And lastly comes the very worst histologic subtype of the cervical carcinoma, that is neuroendocrine cervical carcinoma. इसकी prognosis बेटा बहुत वर्स होती है। ठीक है, इसकी प्रोग्नोसिस बहुत वर्स होती है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट फॉर यू, दैट दिस neuroendocrine cervical carcinoma has similar appearance to the small cell carcinoma of the lung, right? But it differs in being positive for the high risk human papilloma virus. जाहिर सी बात है बेटा, जो न्यूरोएंडोक्राइन सर्विक्स का कार्सिनोमा है, भले इसकी अपीयरेंस सिमिलर हो लंग्स के स्मॉल सेल कार्सिनोमा से, भले अपीयरेंस सिमिलर हो, लेकिन ये बात मत भूलें कि जो लंग्स का स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो न्यूरोएंडोक्राइन सर्वाइकल कार्सिनोमा होता है बेटा, ये HPVs की वजह से होता है, यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस की वजह से होता है, राइट? नाउ विल बी डिस्कसिंग द स्टेजिंग ऑफ द सर्वाइकल कार्सिनोमा। अगर किसी को सर्विक्स का कार्सिनोमा होता है तो उसकी स्टेजिंग कैसे करेंगे, तो ज़रा इसकी स्टेजिंग को डिस्कस करते हैं। सर्विक्स के कार्सिनोमा को हम कहेंगे स्टेज 0 कैंसर। कब? जब कार्सिनोमा इन सीटू की लेवल पे हो, अभी इन्वेजिव कार्सिनोमा डेवलप ही नहीं हुआ हो। आपको ये पिक्चर याद है बेटा? अगर आप इस स्टेज पे हो कार्सिनोमा इन सीटू पे और आपने अभी इन्वेजिव कार्सिनोमा डेवलप नहीं किया, आप अभी कार्सिनोमा इन सीटू के लेवल पे हो, यानी कि सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लाज्म 3, ठीक है, तो तब आप स्टेज 0 रेफ़र करेंगे। लेकिन अगर आपने इन्वेजिव कार्सिनोमा डेवलप कर लिया है और ये कार्सिनोमा अभी सिर्फ़ और सिर्फ सर्विक्स की लेवल पर ही मौजूद है, यहाँ से आसपास निकल के कहीं दूर फैल नहीं गया, लुक, you have developed carcinoma but it is confined to cervix, that is then called stage 1. If you are at the level of carcinoma in situ, that means there is no invasion, that is stage 0. But if you have developed the invasive carcinoma, that means there is little invasion into underlying stroma, this is called stage 1. अब stage 1 को हमने डिवाइड कर लिया है 4 हिस्सों में, 1A, फिर 1A के अलावा 1B, 1A में 1A1 और 1A2। स्टेज 1A इज़ कि आपने बेटा सर्विक्स का कार्सिनोमा डेवलप कर लिया है और वो सर्विक्स के लेवल पे ही मौजूद है। अगर वो प्री क्लिनिकल है, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक है और ऐसे डायग्नोस नहीं हो रहा, डायग्नोस सिर्फ माइक्रोस्कोपी पे हो रहा है, तो वो 1A कहलाएगा। ठीक है, देखें ये आपका सर्विक्स है, ठीक है। अगर आपका जो कैंसर है बेटा वे प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, वो सिर्फ मतलब ये कार्सिनोमा इन सीटू है। अगर कार्सिनोमा इन सीटू है तो इसको हम स्टेज 0 कहेंगे। हाँ, अगर ये इन्वेजिव हो चुका है, यानी कि कैंसर बन चुका है, अब कार्सिनोमा इन सीटू नहीं रहा। कार्सिनोमा इन सीटू में और एक्चुअली इन्वेजिव कार्सिनोमा में फ़र्क क्या होता है? कार्सिनोमा इन सीटू वो होता है जो एपिथेलियम के लेवल तक मौजूद हो, नीचे जो स्ट्रोमा है उसके अंदर इन्वेड ना करे। तो दोबारा इसको हम बनाते हैं। अब मुझे बताएं कि ये जो ट्यूमर है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एपिडर्मिस में मौजूद है,
बेसमेंट मेम्ब्रेन तक रिस्ट्रिक्टेड है तो इसको कार्सिनोमा इन सीटू कहेंगे और ये स्टेज 0 है, ठीक है। लेकिन अगर ये सर्विक्स के नीचे जो स्ट्रोमा है उसमें पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर जाए तो वो क्या कहलाएगा? अब ये तो कार्सिनोमा इन सीटू था, ये कार्सिनोमा इन सीटू नहीं है, ये इन्वेजिव कार्सिनोमा है, ठीक है, और इसको हम स्टेज 1 कहेंगे, ठीक है। और अगर ये प्री क्लिनिकल है यानी कि कोई सिम्टम्स नहीं दे रहा और सिर्फ माइक्रोस्कोपी पे डायग्नोस हो रहा है, इसकी कोई क्लिनिकल पिक्चर नहीं आ रही, तो इसको 1A कहेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, स्ट्रोमा में इन्वेड कर चुका है लेकिन नो डीपर देन 3 मिलीमीटर एंड नो वाइडर देन 7 मिलीमीटर, दैट इज़ कैटेगराइज्ड एज 1A1। अब मैं आपको ये बात ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ, देखें ज़रा, जस्ट अ सेकेंड, फॉर दैट आई हैव टू ड्रॉ, ओके, देयर वी गो बेटा, दिस इज़ द सर्विक्स and this is the underlying stroma of the cervix. This is the underlying stroma of the cervix, okay. I hope you are looking at this, and below is kind of some other structures like there may be some lymph nodes and some all other structures like lungs and liver and everything, okay. So if it is restricted to basement membrane, it is only involving the epithelium of the cervix and even it has not invaded down, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कार्सिनोमा इन सीटू यानी स्टेज 0, ओके। लेकिन अगर कुछ यूँ हो जाए कि अब ये यहाँ से नीचे इन्वेड करना स्टार्ट कर जाए सर्विक्स के स्ट्रोमा में, तो अगर ये इन्वेड करना स्टार्ट कर गया तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टेज 1 कहेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? स्टेज 1 कहेंगे अगर ये नीचे इन्वेड करना स्टार्ट कर गया, ओके। अच्छा, या अब इस 1 की हमने 2 टाइप्स बना लिए हैं बेटा, 1A1 1A2, ओके, 1A1 1A2। अगर ये जो इन्वेजन है बेटा वो आप फ़र्ज़ करें कि 3 मिलीमीटर तक है और 3 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं है, इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो डेप्थ है वो 3 मिलीमीटर है, उससे ज़्यादा नहीं है, और जो इसकी विड्थ है यानी कि कितना वाइडर फैला है ये कितना वाइडर फैला है वो 7 मिलीमीटर है, 7 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं है, तो ये होगा 1A1। 1A1 कब कहलाएगा? कि ये जो इन्वेजन हुई है उसकी डेप्थ जो है वो 3 मिलीमीटर है, उससे ज़्यादा नहीं है, और जो ये कितना वाइडर है, कितना फैला है इधर उधर, 7 मिलीमीटर, उससे ज़्यादा नहीं, तो इसको हम 1A1 कहेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर ये चीज़ जो डेप्थ है बेटा वो 3 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए और 5 मिलीमीटर से कम हो, और जो वाइडर कितना है ये वाइडर हो 7 मिलीमीटर तक बस, तो उसको हम 1A2 कहेंगे। अब आपको फ़र्क समझ आया? अगर कार्सिनोमा इन सीटू है यानी कि सिर्फ जो ट्यूमर सेल्स हैं वो एपिडर्मिस में मौजूद हैं, ऊपर लेयर में मौजूद है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से नीचे नहीं गए, तो कार्सिनोमा इन सीटू स्टेज 0। अगर ये सेल्स इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से निकल के नीचे सर्विक्स के स्ट्रोमा में जाने लगे तो इसको हम स्टेज 1 कहेंगे, और ये प्री क्लिनिकल होती है, और प्री क्लिनिकल होने के साथ साथ, प्री क्लिनिकल मतलब इसके सिम्टम्स नहीं आते, और इसके अलावा जो है ये सिर्फ माइक्रोस्कोपी पे डायग्नोस होती है। अच्छा, फिर इसके हमने 2 टाइप बना लिए। अगर डेप्थ जो है वो नीचे जो है गहराई उसकी 3 मिलीमीटर है और जो वाइडर है ये 7 मिलीमीटर तक है, तो स्टेज 1A1। और अगर इसकी डेप्थ जो है गहराई 3 मिलीमीटर से ज़्यादा है, 5 मिलीमीटर से कम है, और जो वाइडर है ये 7 मिलीमीटर तक है, तो इसको हम कहते हैं 1A2। अच्छा, स्टेज एक होती है 1, उसके बाद या 1, इसको हम ओके स्टेज, दीज आर एक्चुअली 1A। स्टेज 1 के अंदर दे आर 1A, 1A1 1A2, दैट मीन्स दे आर प्री क्लिनिकल एंड एसिम्टोमेटिक। अच्छा, स्टेज 1 के अंदर एक आती है बेटा 1B, ओके।
1B is histologically invasive carcinoma and it is confined to cervix but greater than stage 2. Greater than stage 2. I hope it is not confusing बेटा, ये confuse नहीं कर रहा होगा आपको, बहुत आसान है. स्टेज 0 कार्सिनोमा इन सीटू, यानी कि आपके ट्यूमर सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से नीचे नहीं गए. स्टेज 1 जब सेल्स आपके स्ट्रोमा में इन्वेट कर गए. और 1A और 1B में इतना फ़र्क नहीं है. 1A में जो 1A2 टाइप है ना, उसको थोड़ा सीवियर बना दो तो 1B बन जाती है, यानी कि डेप्थ जो है वो 5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाएगी. वाइडर जो है वो, मतलब आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं इवन कि जो डेप्थ है वो, हम कह रहे थे ना कि 1A2 में 3 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी, 5 मिलीमीटर से कम होगी. अगर डेप्थ फ़र्ज़ करें 5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए और जो वाइडर है ये वो 7 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम 1B में कंसीडर करेंगे. ठीक है. Yeah, so you are clear with this beta, stage 1 and stage 0 and stage 1. Stage 1 is divided into stage 1A and 1B, and 1A is further divided into 1A1 and 1A2. The difference between 1A and 1B is not that much. 1B is just more severe than 1A2. Right after this stage 1 comes the stage 2. Okay, and comes the stage 2. Stage 2 is when the carcinoma extends beyond the cervix but not to the pelvic wall. अभी तक स्टेज 1 में क्या था, जो कार्सिनोमा था वो सर्विक्स के लेवल पे मौजूद था, सर्विक्स के स्ट्रोमा में इन्वेट किया था, लेकिन सर्विक्स से बाहर नहीं आया था. ठीक है. स्टेज 2 बेटा कब होती है, जब कार्सिनोमा जो है वो बियॉन्ड द सर्विक्स एक्सटेंड कर जाए. हाँ, इतना एक्सटेंड नहीं करे कि वो पेल्विक वॉल में नहीं जाए. इट इन्वॉल्व्स द वजाइना बट नॉट द लोअर थर्ड ऑफ द वजाइना, बट इन्वॉल्व्स द अपर थर्ड ऑफ वजाइना. सो नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द स्टेज 1 एंड स्टेज 2. स्टेज 1 तब होती है जब कार्सिनोमा आपका सर्विक्स के अंदर ही रहे. स्टेज 2 तब होती है जब कार्सिनोमा सर्विक्स से बाहर आ जाए लेकिन पेल्विक वॉल को इन्वेट ना करे. ठीक है, पेल्विक वॉल को इन्वेट ना करे. अच्छा, फिर आती है स्टेज 3. स्टेज 3 जब कार्सिनोमा जो है सर्विक्स से बाहर आ जाए और बाहर आने के बाद पेल्विक वॉल को भी इन्वॉल्व करे, एंड इट इन्वॉल्व्स द लोअर थर्ड ऑफ द वजाइना एज वेल. नाउ क्विकली कंपेयर द स्टेज 1, 2 एंड 3. स्टेज 1 completely restricted to cervix. Stage 2 it has got out of cervix but not involved the pelvic wall, and stage 2 involves the upper third of vagina but not the lower third of the vagina. ठीक है. Stage 3 the carcinoma has come out of the cervix and even involved the pelvic wall, right, involved the pelvic wall, and it involves the lower third of the vagina. And you can see if you perform the digital rectal examination or whatever examination for the rectal pathologies, there you will find no cancer free space between the tumor and the pelvic wall. इतना pelvis को इन्वॉल्व कर लेता है. देन कम्स द स्टेज 4 जब कार्सिनोमा जो है वो बहुत एडवांस हो जाता है और उसकी मेटास्टेटिक डिसेमिनेशन हो चुकी होती है बहुत दूर तक. ठीक है. स्टेज 4 इज़ वेरी एडवांस कंडीशन, जब बहुत ज़्यादा कैंसर जो है वो मेटास्टेसाइज हो चुका होता है. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे. या दिस इज़ स्टेज 4 cervical carcinoma that is very much advanced and it has spreaded, not only spread, it is widespread. Okay, it has gone through the lymphovascular system to the local and the distant lymph nodes. It has involved the liver, lungs and the bone marrow, and ये तो lymphatic system और blood vessels के थ्रू इन्वेट करके यहाँ पहुँचा है. डायरेक्टली कहाँ तक एक्सटेंड किया है, डायरेक्टली विदाउट एनी लिम्फोवस्कुलर सिस्टम इट हैज़ गॉन टू द पेरा सर्वाइकल सॉफ्ट टिश्यू, दैट इज़ जो सर्विक्स के अराउंड जो सॉफ्ट टिश्यू है इसमें इन्वेट कर चुका है. यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर्स को इन्वेट किया है, जिसकी वजह से यूरेटर्स कंप्रेस हो गए हैं और हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो सकती है. सो इफ़ दिस इज़ द यूरेटर एंड इफ़ इट हैज़ कंप्रेस जस्ट लाइक दिस, तो ऊपर जाहिर सी बात है यूरिन जमा होता जाएगा और हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप होगी. एंड इट आल्सो हैज़ इन्वॉल्व द रेक्टम एंड वजाइना. ओके, दिस इज स्टेज 4 एडवांस्ड कार्सिनोमा. क्विकली रिकेप ऑल द टाइप्स. स्टेज 0 it is carcinoma in situ. Carcinoma in situ it is restricted to basement membrane. Stage 1 when the carcinoma is restricted to cervix and the carcinoma is still present inside the cervix. Stage 2 when the carcinoma is out of the cervix but not involve the pelvis. Okay, and it involves the upper vagina. Then comes the stage 3. स्टेज 3 में क्या होता है कि इसने पेल्विस को
इन्वॉल्व कर लिया है और लोअर वजाइना को भी इन्वॉल्व कर लिया है। उसके बाद आता है स्टेज 4 एडवांस कार्सिनोमा, जिसमें वाइड स्प्रेड मेटास्टैटिक डिसेमिनेशन होती है लिम्फोवास्कुलर सिस्टम के थ्रू भी और डायरेक्टली भी। ठीक है, विल नाउ बेटा टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स। द मैनेजमेंट ऑफ द कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स डिपेंड करता है बेटा कि ये माइक्रो इन्वेजिव है या फिर इन्वेजिव है, एडवांस्ड है। बाय द वे, हम माइक्रो इन्वेजिव कार्सिनोमा किसको कहते हैं? स्टेज 1A1 को। क्या बता सकते हैं बेटा इसकी डेप्थ कितनी होती है? 3 मिलीमीटर से, मतलब 3 मिलीमीटर होती है, और इसकी जो ये कितना वाइडर होता है? अराउंड 7 मिलीमीटर। ओके, स्टेज 1A, दिस इज कॉल्ड माइक्रो इन्वेजिव कार्सिनोमा बाय द वे। इसकी मैनेजमेंट ये होती है बेटा, इट इज़ ट्रीटेड बाय द सर्वाइकल कॉन एक्सीजन अलोन। ठीक है, द अलोन मेथड, दैट इज़ द सर्वाइकल कॉन एक्सीजन के थ्रू इसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। अगर इससे थोड़ा बड़ा है, दैट इज़ द टिपिकल इन्वेजिव कैंसर, स्टेज 2, स्टेज 3, एंड देन कम्स द एडवांस कैंसर, दैट इज़ स्टेज 4। ठीक है, इन्वेजिव कैंसर जो होता है स्टेज 2, स्टेज 3, इसके लिए हम हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, जिसमें पूरा हम यूट्रस रिमूव कर देते हैं और आसपास के लिम्फ नोड भी रिमूव कर लेते हैं। स्टेज 4 चूँकि एडवांस कैंसर होता है बेटा, इसने लंग्स को इन्वॉल्व किया होता है, लिवर को इन्वॉल्व किया होता है, तो अब जाहिर सी बात है सारे ऑर्गन्स को तो हम रिमूव नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हम पूरी बॉडी को रेडिएशन या कीमोथेरापीज देते हैं। Which histological type of the cervix carcinoma has very poor prognosis? So remember, it is the small cell neuroendocrine tumor. ठीक है, which actually resembles the small cell carcinoma of the lungs. Okay. What about the 5-year survival rate? अगर माइक्रो इन्वेजिव कार्सिनोमा है, अब बता दें ज़रा बेटा कि माइक्रो इन्वेजिव कार्सिनोमा हम किसको कह रहे थे? 1A1 जो वैरायटी है उसको कह रहे थे। इस केस में तो 100% सर्वाइवल रेट होता है 5 ईयर, तो आप अगर ट्रीटमेंट देंगे तो 5 ईयर सर्वाइवल 100% होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको एडवांस्ड कैंसर हो चुका है, स्टेज 4 कैंसर हो चुका है, उस केस में लेस देन 50% जो है 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर किसी को सर्विक्स का कार्सिनोमा होता है तो क्या डेथ हो सकती है? अगर डेथ होती है तो क्यों? तो बिल्कुल बेटा, अगर किसी को सर्विक्स का कार्सिनोमा होता है तो उसकी डेथ हो सकती है, एंड डेथ इन केस ऑफ एडवांस सर्वाइकल कैंसर अकर ड्यू टू लोकल ट्रॉमा इन्वेजन। जाहिर सी बात है, जो एडवांस कैंसर होता है बेटा वो आपके हर जगह इन्वॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल यूरेथ्रा की ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है, जिसकी वजह से यूरिन ऊपर जमा होगा और इन्फेक्शंस होंगे, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकती है, यूरीमिया हो सकता है, तो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ हो सकती है। एंड द लास्ट थिंग इज़ बेटा, आफ्टर मैनेजमेंट इज़ द सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन। तो स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए, खास करके वो खवातीन जो 30 साल की हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो उनको स्क्रीन करते रहना चाहिए कि हमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ही है जो अगर इन्फेक्ट करेगा तो पहले प्री मैलिग्नेंट कंडीशन डेवलप होगी, फिर उसके बाद ज़ाहिर इन्वेजिव कार्सिनोमा डेवलप होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? यू कैन यूज़ स्पेचुला और ब्रश, और फिर आप क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो होता है सर्विक्स का उसको स्क्रैप करें और उससे थोड़ा सा स्वैब लें। ठीक है, और उस ब्रश पे जो आपके सेल्स आ जाएंगे सर्विक्स के ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो होता है, आई होप यू रिमेंबर बेटा व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन जोन ऑफ द सर्विक्स। वी हैव फॉरगॉटन, यू कैन गो चेक आउट द फर्स्ट वीडियो ऑफ सर्विक्स, द ट्रांसफॉर्मेशन एनाटमिकल जोन ऑफ द सर्विक्स। वहाँ से आप ब्रश लगा के आप स्क्रैप करके सैंपल ले सकते हैं सेल्स का, और एक ग्लास प्लेट पे, स्लाइड पे उन सेल्स को जो है ग्रो करवाएं, सिमियर करें और उनको फिक्स करें, स्टेन करें विथ पैप एनिकुला मेथड, दैट इज़ द पैप मेथड, राइट। और फिर आप you can बेटा screen microscopically for the presence of human papilloma virus infection in women who are aged 30 years or older. So you have to do nothing, you have to just use a spatula or brush, वजाइना के थ्रू इंसर्ट करें, सर्विक्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन है वहाँ से सैंपल लें सेल्स का, उसको ग्लास स्लाइड पे ग्रो कराएं और स्टेन करें इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू, एंड यू कैन सी इफ़ इनसाइड यूर सेल्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस तो ग्रो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो फ़ौरन से ट्रीटमेंट लें, अगर नहीं लेंगे तो बेटा पहले प्री मैलिग्नेंट कंडीशन डेवलप हो जाएगी, दैट इज़ एल सेल, फिर उससे एच सेल डेवलप होगा, फिर उससे इन्वेजिव कार्सिनोमा develop हो जाएगा। That's all about the carcinoma of the cervix beta. If you got concept, you can appreciate me by liking the video, subscribing to the channel. Thank you so much beta.